हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में पढ़ने जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसकी डेफिनेशन, रेजोनेंस कैसे होता है और टाइप ऑफ रेजोनेंस यानी ये रेजोनेंस कितने प्रकार का होता है वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। जिसमें अपन ने देखा था कि रेजोनेंस में अपन दो इफेक्ट देखते हैं, एक तो प्लस आर का या एक माइनस आर का, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं प्लस एम और माइनस एम, और मैंने ग्रुप वाइज इनको क्लासीफाई कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली थी। और एक छोटा सा टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं इसमें रेजोनेंस में एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और एक क्रॉस कॉन्जुगेशन, वो अपन ने देखा था। तो मैंने बताया था कि एक्सटेंडेड या नॉर्मल कॉन्जुगेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय किसके, क्रॉस कॉन्जुगेशन के। अब अपन चलते हैं अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब स्टेबिलिटी में अपन यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाएंगे जो जितनी पॉसिबल हो सकती है उसमें से फिर अपन चेक करेंगे कौन सी ज़्यादा स्टेबल है कौन सी कम स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे अपन को बहुत सी चीज़ें क्लियर करनी है जो 12th क्लास में या कोई भी और भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें काम में अपने आएगी वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ बेंजीन रिंग और उसके साथ में OH ग्रुप अटैच करते हुए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। ये स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सी चीजें अपन यहां पे सीखेंगे। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। इसके जैसी सिमिलर स्ट्रक्चर मैं यहां पे लिख देता हूं वाटर की, जिसपे दो लोन पेयर, सेम ऐसे ही है फिनॉल की तरह ही। लेकिन यहां पे एक चीज देख लेना आप, जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसमें, sp3। लेकिन इस वाली फिनॉल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp2। इस वाले फिनॉल में जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। sp2 क्यों होता है, रीजन सिंपल सा है। यहां पे आप इस सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हो, इसको काउंट करते हो और इसको काउंट करते हो लोन पेयर को, और इस वाले लोन पेयर को काउंट करते हो, यानी दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर को काउंट करते हो। लेकिन यहां पे ये जो एक इसका लोन पेयर है वो इधर चला जाता है, किधर, डीलोकेलाइजेशन में। किधर चला जाता है, डीलोकेलाइजेशन में। तो डीलोकेलाइजेशन में चले जाने की वजह से ये काउंट नहीं होता है। वो कैसे, देखो इधर सिंपल सी बात है। पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां जाती है, हाई टू लो। तो लोन पेयर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और पाई बॉन्ड इसके सामने, वो भी हाई होती है लेकिन इसके सामने लोअर बन जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर घूमेगी। मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूं, ये चिन्ह किसका है, रेजोनेंस का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे आई तो इस वाले कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई। तो 5 वैलेंसी हो गई तो ये अपने बॉन्ड को क्या करता है, खोल देता है। तो ये इधर, तो ऑक्सीजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर ये, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। अब देखो ऑक्सीजन जो है, अब उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करके दिखाओ मेरे को, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सिग्मा, यहाँ सिग्मा, एक पाई और एक ये। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, अपन को पता है। तो एक लोन पेयर, एक सिग्मा, यानी दो सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो टोटल 3 हुए। तो 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, एक आता है S और 2 आते हैं P। तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। यानी आप एक चीज नोट कर लेना, कोई सा भी एटम जिसके अंदर लोन पेयर हो और वो अगर डीलोकेलाइजेशन में जा रहा है ना, तो नॉर्मल की तुलना में उसमें हाइब्रिडाइजेशन अलग हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। आई बात समझ में। यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में चला गया, जिस वजह से ऑक्सीजन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया।
sp2 हो गया। आई बात समझ में? तो इतनी सी आपको चीज याद रखनी है। अब रेजोनेंस इसमें कंटिन्यूस कराते जाओ, ये नेगेटिव चार्ज वापस कहाँ जाएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ कार्बन की 5 वैलेंसी, तो ये इधर वापस आ जाएगा। बनाते जाओ, जहाँ तक बनती है वहाँ तक बनाते जाओ। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये OH, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो बॉन्ड बनाते जाओ, आप देखोगे लास्ट जो स्ट्रक्चर आएगी उसमें कि सारे के सारे जो बॉन्ड हैं वो इसमें घूम रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ आएगा, कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी इस जगह पे। जब 5 हो जाएगी तो ये बॉन्ड इधर की तरफ वापस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा टूटते हुए, ठीक है। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर आएगी अपनी वो स्टूडेंट ये हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये OH, ये दोनों लोन पेयर इसके वापस आ गए, ठीक है। तो देखो इधर पहले डबल बॉन्ड इस तरीके से थे, वो शिफ्ट होके ऐसे हो गए, यानी इसमें रेजोनेंस हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ इसमें लोन पेयर इस तरीके से रेजोनेंस कर रहे हैं। अब मेरे को यहाँ पे स्टेबिलिटी तो बतानी है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर फर्स्ट दे देता हूँ, इसको सेकंड दे देता हूँ, इसको थर्ड दे देता हूँ, और इसको फोर्थ दे देता हूँ, और इस वाले को फिफ्थ दे देता हूँ। तो देखो रेजोनेंस में अपन ने देखा है कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है वो होती है न्यूट्रल वाली। कौन सी होती है? न्यूट्रल। तो फर्स्ट और फिफ्थ वाली दोनों सेम है, वो तो दोनों तो बराबर होगी। मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो फर्स्ट इक्वल टू होगी फिफ्थ, ये दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। फिर देखते हैं अपन सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली। तो आप देखिए पाई बॉन्ड सब में बराबर है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड वाले से नहीं होगा। फिर चलते हैं अपन चार्ज, कौन सा वाला? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अपन देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज मोर ईएन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज लेस ईएन के ऊपर स्टेबल होता है। तो आप देखो पॉजिटिव हर एक में, तीनों में किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। नेगेटिव किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। तो ये फंडा भी अपना काम नहीं कर रहा। उसके बाद चलते हैं अपन चार्ज सेपरेशन पे। अगर सेम चार्ज है तो दूर दूर रहना पसंद करेंगे, ऑपोजिट चार्ज अगर है तो वो पास पास रहना पसंद करेंगे। तो आप देखिए जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो पास में है कंपैरेटिवली थर्ड वाली स्ट्रक्चर। थर्ड वाली में आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर है, उनमें कार्बन की डिस्टेंस बढ़ गई। यहां पे आप देखोगे तो 1 2 3 यानी 3 एटम का एक कॉम्बिनेशन है जिसपे है। लेकिन इस वाले में आप देखोगे 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे है। तो 3 वाला पास में है और 5 वाला दूर में है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर इसमें फोर्थ वाली में जाओगे तो फोर्थ वाली में और फर्स्ट वाली में एग्जैक्ट सेम सा है। तो मैं लिख देता हूं सेकंड इक्वल टू ये, और सबसे कम कौन सी होगी? थर्ड वाली। तो ये इनका क्या आ गया? स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब मैं आगे यहां पे एक और चीज मेंशन कर देता हूं, ये तो स्टेबिलिटी का आ गया ऑर्डर, लेकिन ये भी जरूरी है। आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है इनमें मैंने आपको बताया था, जो क्लास में अपनी लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा के बताया था कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप जुड़ा रहता है तो जो ग्रुप जिस जगह जुड़ा रहता है उसको इप्सो पोजीशन बोलते हैं। उसके जस्ट नियर बाय वाली जो 2 पोजीशन रहती है उसको ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो के जस्ट आगे वाली 2 पोजीशन रहती है उसको मेटा बोलते हैं, और जस्ट ग्रुप के सामने वाली पोजीशन रहती है उसको पेरा बोलते हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे है। सिर्फ कहां पे है? ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ रही है? ऑर्थो और पेरा पे। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि रेजोनेंस इफेक्ट कहां काम करता है? ऑर्थो और पेरा पे। मेटा पे कुछ भी चार्ज नहीं है, यानी ये मेटा पे काम नहीं करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों ही। हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसके जैसे ही वर्क करता है, सेम है। तो मैं यहां दोनों लिख देता हूं, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क एट
ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली। ये कहां काम करते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। नेवर वर्क ऑन मेटा पोजिशन, मेटा पे ये वर्क नहीं करते हैं। आई बात समझ में? और दूसरी चीज, अगर प्लस आर ग्रुप है, ध्यान से सुनना, प्लस आर ग्रुप OH प्लस आर वाली कैटेगरी में बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। देखो आप पहले पाई थे, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, पाई थे अब नेगेटिव आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। तो यानी कौन से ग्रुप है? प्लस आर ग्रुप। तो प्लस आर ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। और कहां बढ़ा रहे हैं? ऑर्थो और पैरा पे। कहां बढ़ा रहे हैं? ऑर्थो और पैरा पे। मैं लिख देता हूं, प्लस आर ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहां पे बढ़ाएंगे? ऑर्थो और पैरा के ऊपर क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा रहेगी तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, उसी को अट्रैक्ट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएंगे वो कहां पे आएंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएंगे। यानी मैं यहां लिख देता हूं कि प्लस आर ग्रुप अगर कोई से भी होंगे, सारे के सारे प्लस आर ग्रुप होंगे, वो हमेशा कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, प्लस आर ग्रुप फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये क्या बनाएंगे? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। आगे अपन हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बेंजीन की मैं रिएक्शन बताऊंगा। और ये 12th क्लास में आप 12th क्लास में इनको और अच्छे से पढ़ोगे। वहां पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वहां तो अगर आप यहां नहीं पढ़ते तो वहां डायरेक्ट समझाया जाता आपको, तो वहां आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए यहां पे इन चीजों को समझ लो। बेंजीन की जो रिएक्शन है वहां पे भी काम में आएगा और 12th क्लास में भी काम में आएगा। तो प्लस आर ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा अपने को क्या देंगे? प्रोडक्ट देंगे। इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो। आई बात समझ में? तो ये तो बात हुई किसकी? अगर प्लस आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर प्लस आर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपने पास कैसा सिनेरियो होगा वो आपने देख लिया है। अगर माइनस आर ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो भी चेक कर लो आप। अगर माइनस आर ग्रुप जुड़ा हुआ तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। मैंने बोला है कि अगर बेंजीन के साथ अगर C डबल बॉन्ड O ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, C डबल बॉन्ड O वाले, तो सारे सारे माइनस आर होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो खींच लेंगे। क्यों खींचेंगे? सीधी सी बात है ना, ड्राइविंग फोर्स है क्या? ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन उसको भरपाई कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम गए। देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऊपर की साइड क्यों गए? उसका सिंपल सा रीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा? वो खुद लेगा। आई बात समझ में? सिंपल सा रीजन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों को वही लेके जाएगा। यहां डबल बॉन्ड C इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव गया और इधर H। तो कार्बन पे देखो यहां पे इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो अब घुमाते जाओ पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज तो लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, और यहां पे ये पाई बॉन्ड क्या है? ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इधर की साइड शिफ्ट होगा। अगर ये इधर की साइड शिफ्ट होगा तो आप देख सकते हो ये बन जाएगा CH ऑक्सीजन नेगेटिव। फिर घुमाते जाओ इसको, जब तक ये घूमता रहेगा तब तक घुमाते जाओ इसको, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड C, ये H, ये O। अब पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब इसके पास एक ही उपाय है, वो क्या है? इस पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे। अगर ये यहां पे आएंगे तो कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह शिफ्ट हो जाएंगे।
तो अपने पास वापस स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चर आ जाएगी अपने पास ये वाली। देखो आप पूरे के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे बेंजीन रिंग में घूम चुके हैं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखो न्यूट्रल वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो न्यूट्रल कौन सी है, फर्स्ट और फिफ्थ, ये दोनों ज्यादा होगी। फिर देखते हैं अपन पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड आप चेक कर लो, तीनों ये जो बीच के बीच है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें सब में बराबर है, तो उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। उसके बाद अपने पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सब में है, कार्बन पे पॉजिटिव सब में है, इससे भी पार नहीं पड़ेगी। फिर चलते हैं चार्ज सेपरेशन। आप देखो लाइक चार्ज सेम चार्ज है क्या, नहीं है, तो उससे अपन को मतलब नहीं है। यहाँ तो अपने ऑपोजिट चार्ज जो पास पास होंगे वो ज्यादा स्टेबल, दूर होंगे वो लेस, क्योंकि पास में जो होगा तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दूर होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ वाली बराबर होगी और थर्ड वाली सबसे कम। तो ये तो इसका क्या आ गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या आ गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब कुछ पॉइंट जैसे उसमें लिखे थे मैं यहां लिख देता हूं। देखो ये वाले ग्रुप हैं बेंजीन रिंग से, देखो इलेक्ट्रॉनों को खींच ले गए, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बर्बाद कर दिया इन्होंने। माइनस प्लस आर वाले थे वो तो बढ़ा रहे थे, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, अब ये पॉजिटिव लिया है इसीलिए तो इनको माइनस की कैटेगरी में रखा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला अपन ने इनको। तो बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आया है, ऑर्थो और पैरा पे। तो आपको यहां पे भी पता चल गया कि रेजोनेंस वर्क नहीं कर रहा, कहां पे, मेटा पे। तो मैंने वो चीज वहां मेंशन कर दी है कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली वर्क ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दोनों पे वर्क करेंगे, ये इस पे वर्क नहीं करेंगे। ये चीज आपके माइंड में आप बिठा लो, ये आपके बहुत काम में आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो ओबियस आपको साफ दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। तो मैं लिख देता हूं -R ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। और आपको पता चल गया होगा कि ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर ये किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा तो ऑर्थो पैरा पे तो करने से रहा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो रिएक्शन कौन सी जगह से करेगा, ये मेटा वाली जगह से करेगा ये, बस ये याद रखना आपको। ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रखा है ना। देखो इधर ऑर्थो वाला केस ले लेता हूं मैं आपको। देखो यहां पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसको रिएक्शन करवाना है तो ये इसके साथ तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो यहां तो जुड़ेगा नहीं। जोड़ने का एक ही तरीका आपके पास, मेटा वाली पे भेज दो आप, पैरा पे भी नहीं जाएगा क्योंकि पैरा पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं यहां लिख देता हूं इफ नेगेटिव आर यानी -R ग्रुप अटैच्ड इन बेंजीन रिंग then electrophile goes to मेटा पोजीशन। कहां पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा। आई बात समझ में, बस इतना सा समझाना है मेरे को आपको कि मेटा पोजीशन पे जाएगा। ये -R का और +R का मैंने आपको बता दिया, आपकी रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाएगी। अब अपने नेक्स्ट अपन चलते हैं अलग कंपाउंड पे। ये हैं बेंजीन के ऊपर CH2 पॉजिटिव, आपको साफ दिख रहा है ये क्या है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये पाई बॉन्ड क्या है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किधर की तरफ जाना है, हायर की तरफ। तो घुमा दो इधर, अगर ये इधर जाएगा तो आप देख सकते हो पॉजिटिव या डबल बॉन्ड CH2। फिर इधर घुमा दो, पॉजिटिव CH2। फिर घुमा दो इसको, जब इसको घुमाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव CH2। फिर घुमा दो इसको, ये घूम गया,
वापस वही स्ट्रक्चर बन जाएगी, लेकिन पाई बॉन्ड शिफ्टिंग पोजीशन पे आपको दिखते हुए नजर आएंगे, शिफ्ट हो गए वो। ठीक है, पाई बॉन्ड की यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई है। तो स्ट्रक्चर कितनी बनी, 1 2 3 4 5। तो आप देखो फर्स्ट और फिफ्थ वाली में, इनमें आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल आपको दिखेगी। अब न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, ये आपको ज़्यादा स्टेबल दिखेगी। और ज़्यादा स्टेबल क्यों दिखेगी, अपन आगे पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी टॉपिक। तो फर्स्ट और फिफ्थ वो दोनों आगे रहेगी। और मैं कारण लिख देता हूँ, ड्यू टू एरोमेटिक नेचर। आगे पढ़ाऊंगा मैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड यही होते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको कंपैरिजन करना है। सेकंड में देखिए पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, थर्ड में भी कार्बन पे, फिफ्थ में भी कार्बन पे, पार नहीं पड़ेगी, चार्ज सेपरेशन है नहीं। तो आपको फिर यहाँ पे देखना होगा कि अब कॉन्जुगेशन किस टाइप का हो रहा है। तो मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि कॉन्जुगेशन दो तरीके का होता है, एक तो होता है नॉर्मल कॉन्जुगेशन, एक तो क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो आप देखिए इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड से ही सपोर्ट में आ रहा है, इधर से एक साइड से सपोर्ट में आ रहा है, लेकिन आप देखोगे इधर से दो साइड से सपोर्ट में आ रहा है। ये आई बात समझ में। और इधर वाले में देखोगे तो ये जो सेकंड और फोर्थ है उसके जैसा ही है, सेकंड और फोर्थ के जैसा ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड और फोर्थ बराबर होंगे और थर्ड वाला क्या होगा, सबसे कम। और सबसे कम क्यों होगा, ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, सिंपल सा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ये इससे थोड़ा कम स्टेबल हो गया। अब आगे अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर में, और स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट लगा के। मॉलिक्यूल में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस वाले को प्रायोरिटी देनी है स्टेबिलिटी में। फिर किसको देनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन को। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना, और फिर क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको ये चेक करने हैं, किसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर में। यानी सबसे पावरफुल इफेक्ट जो होता है ये होता है पावरफुल इफेक्ट, और सबसे वीकर इफेक्ट कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो पावरफुल जो है उसी से अपन को डिसाइड करना है। तो आ जाओ, सिंपल सा है, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। देखिए जैसे देखो पॉजिटिव चार्ज यहां पे, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे, ये दो मॉलिक्यूल लिए मैंने। पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले देखो आप, रेजोनेंस है क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज कर देंगे, यानी रेजोनेंस इसमें है। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो प्लस आर वाला, तो इसमें रेजोनेंस है, बिल्कुल है। इस वाले में रेजोनेंस देखो आप, अगर ये यहाँ पे होता तब जाता, लेकिन ये तो अलग वाले कार्बन पे चला गया पॉजिटिव, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। जब रेजोनेंस इसमें है और इसमें नहीं है तो यही जीत गए। तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से। आगे चेक ही नहीं करना आपको, रेजोनेंस अगर एक में है एक में नहीं है तो रेजोनेंस वाला जीत जाएगा। उसके बाद एग्जांपल लेता हूं मैं, पॉजिटिव ये ए, और एक ले लेता हूं मैं ये वाला बी, और एक ले लेते हैं अपन CH2 CH3 C। तो आप देखो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, रेजोनेंस है इसमें, प्लस आर होगा। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इसमें भी रेजोनेंस होगा, प्लस आर होगा। इधर आर नहीं है, इधर प्लस आई है सिर्फ, इधर क्या है प्लस आई, और क्या है प्लस एच। हाइपर कॉन्जुगेशन भी है इसमें, मैंने ऐसा करवाया आपको, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और ये है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि A, B तो ज़्यादा होंगे किससे, C से। ये तो डिसाइड कर लिया अपन ने।
ए बी तो ज़्यादा होंगे, सी से ये डिसाइड कर लिया अपन ने, क्योंकि ए और बी में रेजोनेंस है, सी में कुछ भी नहीं है, प्लस एच और प्लस आई है, रेजोनेंस का ऐसा कोई उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। अब प्लस आर अपन को चेक करना है किसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले में। तो आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो मैं लिख देता हूं प्लस आर, इसका क्या होगा मैक्सिमम, इसका क्या होगा मिनिमम। कारण में लिख देता हूं ड्यू टू लोअर EN गिव लोन पेयर इजीली। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है, जिससे ये क्या करता है लोन पेयर को आसानी से दे देता है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बी वाला, उससे कम ए वाला, उससे कम सी। तो ये आपके पास ऑर्डर निकल के आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। देखो डिफरेंट अपन को स्टेबिलिटी के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। CH2 पॉजिटिव OH और यहाँ पे ये CH2 पॉजिटिव, यहाँ OH लगा दिया। एक में OH अपन पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं CH2 पॉजिटिव, और एक में अपन कुछ नहीं लगाते हैं, सिंपल रखते हैं इसको CH2 पॉजिटिव। तो ये 1 2 3 4 ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको चेक करना है इसके जस्ट ऑर्थो में क्या है, OH जुड़ा हुआ है। मैंने बोला रेजोनेंस कहाँ कहाँ वर्क करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे करेगा। अगर ऑर्थो और पैरा पे किसी ग्रुप के साथ में अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उनका इफेक्ट वहां पे बिल्कुल लगेगा। रेजोनेंस कहाँ कहाँ वर्क करता है, ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे कुछ भी वर्क नहीं करता। तो मैं यहाँ देखो यहाँ लिख देता हूँ कि इसके लोन पेयर इधर जाएंगे, यानी ये क्या करेगा प्लस आर देगा प्लस आर के साथ साथ आप देखो OH, ये माइनस आई ग्रुप भी है साथ के साथ, क्या है माइनस आई। उसमें देखना OH ग्रुप मैंने वहां माइनस आई में लिखवाया है। बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बिल्कुल करता है, रेजोनेंस की वजह से करता है, इसलिए इसको प्लस आर में लिखा है। यहां पे देखो, यहां पे रेजोनेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि कहां गए, मेटा पे आ गया है। ये कहां है, मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं करता। यहां पे काम क्या करेगा, यहां पे काम करेगा सिर्फ और सिर्फ इसका माइनस आई तो लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो बॉन्ड से जाता है, सिंगल बॉन्ड से होके जाता है वो, ठीक है। फिर ये पैरा पे आ गया, इसका प्लस आर काम करेगा और माइनस आई भी काम करेगा। इसमें कुछ नहीं है तो इसमें देखना ही नहीं है। आई बात समझ में, ये सिंपल सा है। इसको एक बार दोबारा देख लो आप। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है वही उसका इफेक्ट लगाएगा, या तो प्लस आर लगाएगा या माइनस आर लगाएगा। अगर इसके अलावा वो दूसरी जगह पे जुड़ा हुआ है मेटा पोजीशन पे, तो वहां सिर्फ और सिर्फ उसका इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है और कोई से भी इफेक्ट वहां पे काम नहीं करते हैं। आई बात समझ में, तो ये चीज आपने यहां पे निकाल ली। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कार्ब कैटाइन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन तभी स्टेबल होगा ना। ये कार्ब कैटाइन को क्या चाहिए, न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब कौन से ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो मैं कार्ब कैटाइन के लिए लिख दूं स्टेबिलिटी में, कार्ब कैटाइन स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आर के, प्लस एच के और प्लस आई वाले ग्रुप के। इनवर्सली होती है किसके, माइनस आर माइनस एच माइनस आई। आई बात समझ में। तो प्लस आर प्लस एच प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए तो वो वाले कार्ब कैटाइन तो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। तो आप देखिए प्लस आर यहां पे भी है और प्लस आर यहां पे भी है, ये दोनों तो बराबर है, इससे रिजल्ट डिसाइड नहीं होगा। अब आपको माइनस चेक करना है, माइनस आई, जिसकी डिस्टेंस जो पास में रहेगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है या प्लस आई ज्यादा होता है। मैंने बताया था ना डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। यानी आपको देखना है कि उस कार्ब कैटाइन से वो ग्रुप कितनी दूर है। अगर वो पास में रहेगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, दूरी बढ़ती जाएगी तो इफेक्ट कम होता जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आई मैक्सिमम है, यहाँ पे माइनस आई क्या है, मिनिमम है। आई बात समझ में। और यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पहले अपन देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। मैंने बोला सबसे पहले रेजोनेंस देखना, रेजोनेंस है क्या उसमें, प्लस आई या प्लस माइनस आई, सॉरी क्या बोलते हैं, प्लस आर या माइनस आर है क्या उसमें। तो यहाँ पे देखो प्लस आर है, यहाँ पे भी प्लस आर है, लेकिन यहाँ माइनस आई ज्यादा है या माइनस आई कम है। माइनस आई घटा देता है स्टेबिलिटी को, और ये माइनस आई मिनिमम है ना, तो ये तो कम घटाएगा। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा।
क्योंकि इसमें प्लस आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आर वाला इसको जिता देता है कार्बोकेटाइन को सबसे आगे। फिर देखो आप फर्स्ट वाला होगा क्योंकि उसमें भी प्लस आर है, लेकिन थर्ड वाले से कम हो गए, क्यों? क्योंकि माइनस आई उसमें मैक्सिमम लग रहा है। अब चेक करते हैं अपन सेकंड और फोर्थ वाला। तो सेकंड में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई काम कर रहा है, ये देखो इधर वाला ये माइनस आई काम कर रहा है, ये तो घटा देगा इसको, और इस वाले में कुछ काम नहीं कर रहा, मतलब सिंपल वाला है तो सिंपल वाला ज्यादा हो जाएगा, और माइनस वाला तो सबसे कम आएगा स्टेबल। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये क्या है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। ओ नेगेटिव CHO, CHO O नेगेटिव, CHO O नेगेटिव, O नेगेटिव सिंपल। ठीक है, अब देखो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ना ये, तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसका क्या लगता है, CHO है ना, इसका माइनस आर लगता है, और साथ में माइनस आई भी लगता है। CHO ग्रुप का माइनस आर भी लगता है और माइनस आई भी लगता है, और निकट में है ना तो मैक्सिमम लगेगा। इसमें सिर्फ माइनस आई लगता है, मेटा पे सिर्फ माइनस आई काम करता है, और ये पेरा पे आ गया माइनस आर भी लगेगा माइनस आई लगेगा, लेकिन ये मिनिमम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई इसकी। आई बात समझ में? अब देखो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो कार्ब एनाइन हो गया ये स्टेबिलिटी। नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन खींच लो। खींचने का मतलब क्या? माइनस आर जोड़ दो, माइनस एच जोड़ दो, माइनस आई जोड़ दो। अगर आप प्लस आर लगा रहे हो तो बढ़ा देगा, चार्ज बढ़ा देगा और उसको डिस्टेबलाइज करेगा, या फिर प्लस एच या फिर प्लस आई। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। ये हर जगह काम करेगा, आप इसको देख लेना एक बार। और इसका रीजन आपके सिंपल समझ में आता है कि कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करता है, कार्बोनाइन को कौन स्टेबल करता है। मैंने इंडक्टिव में अच्छे से समझा दिया था। तो अब देख सकते हो आप, जिसमें माइनस आर लगा हुआ है ना वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। तो माइनस आर फर्स्ट और थर्ड वाले में है, फर्स्ट और थर्ड वाले में, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में माइनस आर कॉमन हो गया तो माइनस आई देख लो। फर्स्ट वाले में मैक्सिमम है तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद थर्ड वाला। अब देखो सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड में देखो माइनस आई लग रहा है तो माइनस आई तो स्टेबल करता है इसको, माइनस आई करता है तो आप लिख दो तो सेकंड, और फोर्थ वाला सबसे लीस्ट स्टेबल। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूं अच्छे से नोट लगा के, ताकि आपको बार बार वो माइंड में घूमती रहे। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आई बात समझ में? ये चीज आपको याद रखनी है। अब अपन एक और पॉइंट यहां पे देख लेते हैं, ये भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है। फिर मैं पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज लेस स्टेबल देन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नॉन इक्विवेलेंट ज्यादा स्टेबल, कम स्टेबल होता है किससे? इक्विवेलेंट से। एग्जाम्पल देखो, पहले तो मैं आपको नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट बता देता हूं। ये है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। ये नेगेटिव चार्ज इधर गया और ये इधर घूमेगा, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है क्या? इसमें कुछ भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। बस एटम को अगर लेबल कर दें अपन 1 2, तब तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव चार्ज यहां गया है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाली स्ट्रक्चर आपको हूबहू एक जैसी दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मतलब इनमें रेजोनेंस है वो समान प्रकार से है, ठीक है, समान प्रकार से, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी ही है।
इनमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही जा रहा है, अदर एटम पे नहीं जा रहा। पहले भी ऑक्सीजन पे था, अब भी ऑक्सीजन पे है, तो दोनों सेम हैं। डबल बॉन्ड पहले कार्बन ऑक्सीजन के मिड में था, अभी भी उसी के मिड में है, यानी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमी है। ठीक है ना। इन स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3C, ये O इधर, और ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके मिड में घूम रही है। एक नेगेटिव चार्ज है और दो एटम पे डिवाइड हो रहा है, तो -12 लिख सकता हूं मैं इसको। ये रेजोनेंस हाइब्रिड लिख दिया मैंने इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इनकी। ठीक है। ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूं फिनॉल का, O नेगेटिव। इसमें आप रेजोनेंस करवाओ तो कार्बन के ऊपर चला जाएगा, तो कार्बन के ऊपर अगर चला गया तो आप देखो इधर ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। अब ये फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रक्चर है ना, ये नॉन इक्विवेलेंट है। ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, और ये वाले क्या है, इक्विवेलेंट है। नॉन इक्विवेलेंट क्यों, पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, अब किस पे आ गया, कार्बन पे। तो पहले कार्बन पे दिख रहा था, सॉरी ऑक्सीजन पे दिख रहा था, अब कार्बन पे आ गया, तो वो समान तो दिख ही नहीं रहा ना, अलग अलग हो गया वो, तो नॉन इक्विवेलेंट। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव था तो वो ज्यादा स्टेबल था क्योंकि मोर ईएन है, अब कार्बन पे आ गया तो वो लेस ईएन वाले पे आ गया कार्बन पे, तो वो तो स्टेबल कम होगा, क्योंकि नेगेटिव तो मोर ईएन पे ज्यादा सूटेबल होता है ना। तो यहाँ तो स्टेबिलिटी गड़बड़ा गई, तो इसीलिए मैंने बोला है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है किसकी तुलना में, नॉन इक्विवेलेंट की। इसी वजह से स्टेबिलिटी में लिख देता हूँ पहले, इसी वजह से ये वाला मोर एसिडिक होता है बजाय किसके, फिनॉल के। मैंने बताया ना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि बनने वाला नेगेटिव आयन स्टेबल होना चाहिए, अगर वो स्टेबल है बढ़िया अच्छे खासे से तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, H+ को वो डोनेट करना चाहेगा। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और इसमें क्या है, नॉन इक्विवेलेंट। यही वजह है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आयन आ रहा है जिसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, ये एसीटेट आयन की तुलना में लेस स्टेबल होता है, इसीलिए ये वाला जो फिनॉल है, फिनॉल की बात कर रहा हूं मैं, ये डू नॉट गिव रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि ये वाला रिएक्शन दे देता है, गिव रिएक्शन विद NaHCO3। जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो बेस से आसानी से रिएक्ट करेगा, और ये क्या होता है, बेस होता है। और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ तो एसिटिक एसिड से बहुत कम होती है, इसलिए वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो H देना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो लेस स्टेबल बनेगी, इसलिए NaHCO3 से वो रिएक्शन नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से NaHCO3 से रिएक्शन करता है, कौन नहीं करता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट रेजोनेंस का। आई बात समझ में। अब आगे अपन बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात करते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल की। फर्स्ट में किसकी बात करते हैं, फिनॉल की। फिनॉल क्या है, OH, यही है। तो ये अगर H+ डोनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा O-, यानी नेगेटिव आयन बना है ना। अब नेगेटिव आयन ये स्टेबल कब होगा, स्टेबल व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इसके पास जुड़े रहने चाहिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। भाई एसिड अच्छा कब होगा, जब उसका नेगेटिव आयन बनना चाहेगा। नेगेटिव आयन कब बनेगा, जब वो स्टेबल होगा। वो स्टेबल कब होगा, जब उसके इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -R -H -I, और इनवर्सली होगा किसके,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? प्लस आर प्लस एच प्लस आई। आई बात समझ में? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ऐसे निकालोगे आप, ये इनका एक नया जनरल ट्रेंड हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, वो उसको आप आसानी से कर लोगे। मैं इन सबको यूज में लेते हुए बता देता हूँ, ठीक है? देखो OH CH3 OH CH3 OH CH3 यहाँ पैरा पोजीशन पे, और ये हो गया OH सिंपल। तो आप देखिए सबसे पहले OH, अब CH3 ग्रुप है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो रेजोनेंस तो यहाँ पे लगेगा नहीं। लेकिन आप देखो पाई बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ आप देखो ये वाला अल्फा कार्बन बना हुआ है। अगर अल्फा कार्बन बना हुआ है तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो यहाँ पे इसका प्लस H लगेगा। और ग्रुप है ना CH3, प्लस I भी लगता है, बिल्कुल लगता है। मेटा पोजीशन आ गई। देखो मेटा पोजीशन पे मैंने आपको मना किया है, मेटा पोजीशन पे ये कभी भी काम नहीं करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन हो चाहे रेजोनेंस हो, दोनों ही मेटा पोजीशन पे काम नहीं करते। यहाँ सिर्फ क्या लगता है, इनका प्लस I लगेगा, प्लस I ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे प्लस H भी होगा और प्लस I भी होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। इधर प्लस I मैक्सिमम होगा, इधर प्लस I मिनिमम होगा। अब आप चेक कर लीजिए खुद ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, खुद ही चेक कर लीजिए आप कि इनमें माइनस R माइनस H माइनस I ग्रुप जुड़े हुए हैं क्या? ये नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहे। अगर ये नहीं जुड़े हुए तो ये घटाएंगे। अगर प्लस R वाला जुड़ा हुआ है ना, तो ये सबसे ज्यादा घटाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, प्लस R वाला। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बनेगा तो प्लस R तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा डोनेट करता है, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस पर वार देता है, सारी को, तो वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा भड़काता है, इसलिए वो नेगेटिव बनना नहीं चाहेगा। तो प्लस R वाले जो ग्रुप है या प्लस H वाले जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा घटाते हैं। प्लस I वाले तो घटाते हैं लेकिन कम घटाते हैं, ठीक है? तो प्लस H और प्लस H फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड तो सबसे कम आनी है। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करते हैं, तो जहां प्लस I मैक्सिमम है उसकी सबसे कम होगी। मैं फर्स्ट वाले को सबसे पीछे लिख देता हूं, फिर थर्ड वाला इससे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि प्लस I इसमें मिनिमम है, उसके बाद में सेकंड वाला और सबसे पहले आएगा फोर्थ वाला। तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं मैं, अब सीधे ये ले लेता हूं बेंजीनेस, है ना। यहां मैंने जोड़ दिया NO2 और यहां पे मैंने जोड़ दिया मेटा पे NO2 और यहां पे मैंने जोड़ दिया पेरा पे NO2 और यहां मैंने लिख दिया सिंपल OH। तो आप चेक कर लीजिए, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये माइनस R ग्रुप है और ये माइनस I भी लगाता है। मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ सिर्फ माइनस I लगता है, पेरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इसका माइनस R भी लगता है और माइनस I भी लगता है। यहाँ मैक्सिमम लगता है माइनस I, यहाँ मिनिमम लगता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब देखो ये H प्लस डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ माइनस R जुड़ा हुआ है, यहाँ पे माइनस R जुड़ा हुआ है। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए था? ये वाला, कि फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी, थर्ड वाले की होगी उससे कम सेकंड की और उससे कम फोर्थ की। आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, आपके अकॉर्डिंग यही होता, लेकिन होता क्या है, ये वाला कूद के आगे आ जाता है। और क्यों आ जाता है मैं बता देता हूं। ये NO2 ग्रुप इसके साथ क्या कर लेता है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग जैसे ही होती है तो ये हाइड्रोजन को नहीं जाने देता है, H को नहीं जाने देता है। अगर ये H को नहीं जाने देगा तो इसकी थोड़ी सी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जो H प्लस आसानी से दे, ये H बॉन्डिंग इसको आसानी से नहीं देने देती है इसके थर्ड वाले के कंपेरेटिवली। इसलिए मैं लिख देता हूं ड्यू टू H बॉन्डिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3 1 2 4, ये हो जाएगा।
तो ये करेक्ट है, ये वाला नहीं होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। आई बात समझ में एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन के ऊपर OH, ये NO2। फिर मैंने यहाँ पे किया क्या है, बेंजीन के ऊपर OH लगा के इधर 2 NO2 जोड़ दिए मैंने, ये। फिर बेंजीन के ऊपर मैंने किया क्या है, 3 NO2 जोड़ दिए, NO2 NO2 और NO2। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड। इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे -R लग रहा है, इधर -R लग रहा है, इधर भी -R लग रहा है, और इधर देखो -R -R। मेटा पे कोई ग्रुप ही नहीं है, सारे ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा पे तो -R काम करता है। तो आप देखो -R अगर लगा हुआ है तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? थर्ड वाले में। तो थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उससे कम सेकंड की, उससे कम फर्स्ट की। तो थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने अभी जस्ट इससे पहले इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट में बताया था आपको कि फिनोल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन इस वाली फिनोल के अगर आप 3 NO2 ग्रुप जोड़ दो जो इसके नेगेटिव आयन को ज्यादा स्टेबल कर दे, तो ये पिक्रिक एसिड भी क्या करने लग जाता है? NaHCO3 के साथ रिएक्ट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वो क्या है? बढ़ जाती है। ड्यू टू increasing acidic strength, picric acid react with sodium bicarbonate NaHCO3। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है इसके लिए। पिक्रिक एसिड यही एकमात्र फिनोल है जो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करती है। और वो क्यों करती है? उस पे 3 -R ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इसके नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा स्टेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ गया तो फिर तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वो भी इस बात है। आई बात समझ में? तो ये था खेल किसका? फिनोल का। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? एसिड की। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात करूं तो इसमें आप एक चीज याद कर लेना, सिंपल सी है, वैसे मैं समझा दूंगा आपको। यहां पे कोई से भी ग्रुप जुड़े हो, जैसे कोई से भी ग्रुप कौन से हो सकते हैं? CH3 हो सकता है, CH हो सकता है, NO2 हो सकता है, OR हो सकता है, CN हो सकता है, या कोई बल्कि ग्रुप हो सकता है, बल्कि यानी बड़ा ग्रुप, कोई सा भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो है ना ऑर्थो पोजीशन पे है ना, तो इसको अपन बोलेंगे ऑर्थो क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। जो भी इसका नाम होगा वो ऑर्थो के आगे अपन उसको लगा देंगे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, ऐसे सारे के सारे बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये क्या करते हैं? इस COOH जो ये ग्रुप है, इसको इस बेंजीन रिंग के प्लेन से बाहर कर देते हैं। जब ये बेंजीन रिंग के प्लेन से बाहर हो जाएगा तो ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाता है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझा देता हूँ, घबराना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, H+ देने के बाद नेगेटिव आएगा इसमें। ये क्या करता है? बेंजीन रिंग इसके साथ भी रेजोनेंस करती है, ऐसे रेजोनेंस करती है। ये नेगेटिव चार्ज जो बना है ना, तो ये बेंजीन रिंग भी इसके साथ क्या करती है? रेजोनेंस करती है। लेकिन अगर इसके ग्रुप जुड़ जाए, इसके अगर ऐसे ग्रुप जुड़ जाए, यहां पे G ग्रुप, तो ये क्या करता है? इसको आउट ऑफ द प्लेन भेज देता है। COOH ग्रुप गोज टू आउट ऑफ प्लेन। जब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है तो मैं यहां अलग पेन से मार्क कर देता हूं, इसका ये रेजोनेंस क्या होता है? ये वाला रेजोनेंस ये रुक जाता है। अगर ये रेजोनेंस नहीं करेगा तो अब ये सीधा इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा, और रेजोनेंस कर लेगा तो ये क्या बना लेगा? आपको पता है ना, ये बना लेगा O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और इधर G ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। ये क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और यहां पे अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है CO नेगेटिव O नेगेटिव।
ये हो रहा है इसमें नॉन इक्विवेलेंट। क्या हो रहा है? नॉन इक्विवेलेंट। तो नॉन इक्विवेलेंट ज़्यादा स्टेबल होता है इक्विवेलेंट वाला? मैंने अभी बताया इक्विवेलेंट वाला। तो यानी अगर ऑर्थो पोजीशन पे, सिर्फ मैं ऑर्थो की बात कर रहा हूँ, ऑर्थो पे कोई सा भी ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो मैं लिख देता हूँ COOH ग्रुप go to out of the plane, so not occur resonance with benzene रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ वो कोई भी रेजोनेंस नहीं करेगा। अब इसका इफेक्ट क्या आता है? तो मैं इसका ये भी बता देता हूं कि इस वजह से होता क्या है। आउट ऑफ द प्लेन जाने से क्या होता है? इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों? नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस जैसे ही आया इसमें इस ग्रुप की वजह से, तो ये नेगेटिव चार्ज इसका मोर स्टेबल होने लग गया। यानी आपके कुल मिला के बात ये है, इन सारी जो रामायण, इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी। सबसे ज्यादा क्यों आएगी? उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाता है, बेंजीन रिंग आउट ऑफ द प्लेन चली जाती है, बेंजीन रिंग उस ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाती है। तो मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं। चाहे ग्रुप कोई सा भी जुड़ा हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। यहां CH3 जुड़ा हुआ है, यहां CH3 जुड़ा हुआ है, और यहां CH3 जुड़ा हुआ है, और ये सिंपल वाला मैंने एक लिख दिया है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहां पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और इसका +H काम करेगा, अगर ये जुड़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि इसका क्या काम करेगा? +H यहां पे काम करेगा, तो बिल्कुल गलत है। +H काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो COH वहां से आउट ऑफ द प्लेन चला गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है इसका +H लग रहा है या नहीं लग रहा, उस COH पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वहां आपको ये अप्लाई करवाना ही नहीं है। ये तो तब होता है जब ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करता, तब मानते अपन की ऑर्थो और पैरा पे काम करेगा। अब नहीं करेगा। अब तो आपको देखना है कि ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ना, ये बल्कि ग्रुप है, तो COH की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी। इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो इफेक्ट। तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा। ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हो उसको सबसे आगे कर देना आपको, तो आंख बंद करोगे। अब सारे रूल इसमें लगा दो, सेकंड थर्ड फोर्थ में। यहां पे +I लगता है, यहां पे +H लगता है, साथ में +I भी लगता है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा तो सिंपल वाला होगा जिसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ, फोर्थ वाला। अब देखो आप +H है तो ये ज्यादा घटाता है, तो ये तो सबसे कम आना है। दूसरे वाले में सिर्फ +I है, ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। एक और मैं दूसरा करवा देता हूं आपको, इसके जैसा ही एक ग्रुप और जोड़ के, COOH NO2, COOH NO2, COOH NO2, और सिंपल ग्रुप मैंने यहां पे जोड़ दिया है। तो यहां पे देखो इसका ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है इसमें। तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है इसमें, तो फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले को मैंने सबसे ज्यादा। सेकंड थर्ड फोर्थ में देख लो आप, मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ तो -I लगेगा, पैरा भी जुड़ा हुआ तो पैरा भी जुड़ा हुआ तो -R लगेगा और -I भी लगेगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं। तो -R रेजोनेंस है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल करेगा। उसके बाद थर्ड आ जाएगा, उसके बाद सेकंड, और सबसे कम फोर्थ वाला। तो ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अब आपके लास्ट टॉपिक बचता है इस GOC से रिलेटेड, वो है एरोमेटिसिटी।
लास्ट टॉपिक बचता है ये, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।